हे गाइस, वेलकम बैक टू द यूनिवर्सल साइंस। और इतिहास में ऐसी ऐसी घटनाएं हो चुकी है जिसमें जिंदा रहने के लिए बहुत ही दर्दनाक मंजर से गुजरना पड़ता है। मुसीबतें कब और कैसे सामने आ जाती है कहना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जो डटकर मुसीबतों का सामना करता है वही आखिर में जीवित निकल पाता है। आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी शेयर करने वाला हूँ जिसे आपने सिर्फ फिल्मों में ही सुना होगा। दुनिया में कहीं न कहीं प्लेन क्रैश की खबरें आती रहती है। आज हम आपको ऐसे प्लेन क्रैश की घटना के बारे में बता रहे हैं जिसमें सवार यात्रियों को करीब 72 दिनों बाद रेस्क्यू किया गया। जिंदा बचे पैसेंजर्स को एंडीज के बर्फीले पहाड़ों में बिना भोजन के 72 दिनों तक खुद को जिंदा बचाए रखना पड़ा था। अपने घायल साथियों को अपने ही आंखों के सामने मरते हुए छोड़ना पड़ा था। इतना ही नहीं, जिंदा बचे लोगों को अपने ही मरे हुए साथियों का मांस खाकर रहना पड़ा था। इतिहास में ये घटना मेरिकल ऑफ एंडीज के नाम से प्रसिद्ध है। क्या थी पूरी कहानी, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। 13 अक्टूबर 1972 फेयरचाइल्ड FH-227D नाम के एक प्लेन में 40 यात्री और 5 क्रू मेंबर सवार हो गए। इन 40 पैसेंजर्स में से कुछ पैसेंजर्स रग्बी टीम के खिलाड़ी भी थे जिन्हें जल्द से जल्द सेंटियागो पहुंचना था। ये एयरक्राफ्ट बहुत ही पुराना एयरक्राफ्ट था। टीम के सभी खिलाड़ियों और अधिकारियों के साथ उनके परिवार और मित्रों को लेकर सेंटियागो एयरपोर्ट की तरफ बढ़ने लगे। प्लेन में सवार सभी 45 लोग धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ने लगे। धीरे धीरे मौसम खराब होने लगा था। प्लेन एंडीज के बर्फीले पहाड़ों के ऊपर से गुजर रही थी। मौसम खराब होने के कारण पायलट्स को कुछ नजर भी नहीं आ रहा था। ये प्लेन करीब 14,000 फीट के एल्टीट्यूड में उड़ रहा था। धुंध के कारण पायलट्स अपने पोजीशन को समझ नहीं पाए और अचानक उसने देखा कि प्लेन के रास्ते में एक पर्वत आ चुका है। ये प्लेन अब उस पहाड़ से टकराने वाली थी। दोनों पायलट ने सिचुएशन को किसी तरह से संभालने की कोशिश किया, पर प्लेन का पिछला हिस्सा पर्वत से टकरा गया। फिर क्या था, प्लेन 2 टुकड़ों में बट गया। जो एयरक्राफ्ट कुछ देर पहले हवा से बातें करते हुए बर्फीले पर्वतों के ऊपर उड़ रहा था, वो अब टूटकर चकनाचूर हो गया। धों धों करता हुआ ये प्लेन एंडीज के बर्फीले वातावरण में कहीं खो गया। इस घटना में 15 पैसेंजर्स और 3 क्रू मेंबर्स की मौत तुरंत ही घटना स्थल पर हो गई। बाकी 27 लोग अभी भी जीवित थे, लेकिन ये लोग भी बुरी तरह से जख्मी थे। एक अनजान पर्वत पर चारों तरफ बिखरी हुई लाशें, दूर दूर तक जीवन का कोई निशान नहीं। ये बच तो गए थे, लेकिन इन्हें हड्डियों को भी गला देने वाले ठंड का सामना करना था। यहाँ का टेम्परेचर -20 डिग्री से भी नीचे चली जाती है। जैसे तैसे जिंदा लोगों ने अपने आप को संभाला। जो कुछ लोग ठीक थे वो अपने घायल साथियों की मदद करने लगे। इस हादसे में सभी को अंदर तक हिला दिया था, पर उनके हौसले अब भी बुलंद थी। उनके सामने सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि इस कड़ाके की ठंड से खुद को कैसे बचाएं। इन्हें ये उम्मीद थी कि कोई न कोई मदद के लिए जरूर आएगा, लेकिन तब तक इन परिस्थितियों में किसी तरह से जिंदा बचाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इसलिए सभी यात्री क्रैश में प्लेन के टुकड़ों में जाके छिप गए ताकि कम से कम ठंड से बचा जा सके। देखते ही देखते एक रात गुजर गई। अगली सुबह तक और 5 घायल लोगों की मौत हो गई। एक व्यक्ति जिसका नाम नांदो था वो तो कोमा में चला गया। इन 45 लोगों में से कई लोग ऐसे थे जो अपने परिवार के साथ सफर कर रहे थे। नांदो उन्हीं में से एक था। उसके साथ उसकी माँ और उसकी छोटी बहन भी थी। माँ की मौत तो पहले ही हो चुकी थी और बहन की हालत भी ठीक नहीं थी। लगभग 20 से 25 लोग अब भी जीवित थे जो जिंदा रहने की उम्मीद लिए जहाज के इर्द गिर्द घूम रहे थे। उधर इस हादसे की जानकारी मिलते ही उरुग्वे सरकार ने जल्दी से जल्दी एक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। रेस्क्यू टीम वहां से गुजरती तो थी, लेकिन किस्मत उनका साथ नहीं दे रही थी, क्योंकि सफेद बर्फ के विशाल पर्वत में सफेद जहाज को देख पाना बेहद ही मुश्किल था। मदद का इंतजार करते करते 10 दिन बीत गए, पर अब तक भी कोई रेस्क्यू टीम उन तक नहीं पहुंच पाई। प्लेन में जो कुछ भी मौजूद था उसी के सहारे सभी यात्री 10 दिनों तक खुद को जिंदा रख पाए, लेकिन हर एक दिन लोगों के मरने का सिलसिला अब भी जारी था। कड़ाके की ठंड एक एक करके लोगों की जान ले रही थी। ये सब देखते हुए बाकी के पैसेंजर्स भी हिम्मत हारने लगे थे। उधर नांदो भी कोमा से बाहर आ गया। उसकी माँ तो उसको पहले ही छोड़ के जा चुकी थी। उसकी बहन ने भी उसकी गोद में आखिरी सांसें लिया। इसी तरह से दिन बीतते रहे, लोग मरते रहे और कुछ ही दिन में प्लेन में जो कुछ भी खाने
का सामान था वो खत्म होने चला था। तभी नांदो ने बाकी बचे हुए लोगों को एक सुझाव दिया कि अगर वो जिंदा रहना चाहते हैं तो उन्हें मरे हुए साथियों का मांस खाना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा दूसरा और कोई चारा नहीं था। नांदो की इस बात का कई लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन मदद की आस भी अब टूट चुकी थी। वो समझ चुके थे कि कोई भी रेस्क्यू टीम नहीं आने वाला, या तो वो अपने साथियों का मांस खा ले या फिर भूख से और ठंड से वहीं पर दम तोड़ दे। फाइनली ना चाहते हुए सभी ने नांदो की बात मान लिया, लेकिन किस्मत तो अभी और भी बहुत कुछ दिखाने वाला था। अचानक से एक बर्फ का तूफान आने लगा। ये तूफान इतना भयानक था कि प्लेन के बड़े से टुकड़े को भी कई मीटर धकेल कर आगे फेंक दिया। इस तूफान की वजह से 8 लोगों की और मौत हो गई। फाइनली इन लोगों ने ये फैसला लिया कि इस तरह से मौत का इंतजार करने से अच्छा है कि यहाँ से किसी को नीचे जाना पड़ेगा और मदद ढूंढनी पड़ेगी। उन्हें समझ में आ गया था कि यहाँ पर रुककर किसी मदद का इंतजार करना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी, इसलिए कुछ लोग मदद की उम्मीद लिए वहाँ से निकल पड़े। बर्फ पर चलना भी उनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत थी, लेकिन इस तरह के हालात का सामना करके ये इतने मजबूत हो चुके थे कि अब उन्हें कोई भी चीज रोक नहीं सकती थी। हादसे के करीब 60 दिन गुजर गए। मदद की कोई भी उम्मीद दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। इन पैसेंजर्स में से 2 खिलाड़ी नैंडो और रॉबर्ट अभी भी प्लेन के टुकड़े में ही बैठकर इंतजार कर रहे थे। फाइनली उन्होंने भी सोचा कि मदद का इंतजार करने से अच्छा है कि मदद की तलाश की जाए। ये सफर बहुत ही मुश्किल होने वाला था। बर्फ के विशाल चादर में सफर करने के लिए कोई भी पर्याप्त इक्विपमेंट्स नहीं था। प्लेन के टूटे हुए मलबे से उन्होंने कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स भी बना लिया जो इस सफर में उनकी मदद करने वाला था। इसके बाद मदद की तलाश के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्हें अपने ही प्लेन का पिछला हिस्सा दिखाई दिया, जिसमें से उन्होंने बैटरी निकाला ताकि रेडियो को ऑन करके मदद बुलाया जा सके। लेकिन अफसोस इसमें भी उन्हें सफलता नहीं मिली। समय ऐसे ही गुजरता गया। अब इन लोगों की हिम्मत भी जवाब देने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे अब उनकी मौत निश्चित है। बाकी बचे लोगों की हिम्मत इस कदर जवाब दे चुकी थी कि वो जिंदा रहने की उम्मीद भी छोड़ चुके थे। इसके बाद नांदो ने एक बार फिर से सबको ये समझाया कि अब हमें कोई भी बचाने के लिए नहीं आने वाला। हमें अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी। हमें ये जगह छोड़कर पैदल ही चिली तक पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि मदद की उम्मीद में 60 दिन गुजर चुके हैं। अगर बचाव दल हमें ढूंढ रहे होते तो अब तक पहुंच जाते। फिर से लोगों में एक नई जोश आ गई। इसके बाद नांदो, रॉबर्ट और उनके 2 साथी निकल पड़े इस फैसले को अंजाम देने के लिए। चिली से लगभग 75 किलोमीटर दूर नांदो और उनके साथी दिन रात लगातार चलते रहे, पर ना तो कोई मदद मिली और ना ही कोई उम्मीद हाथ लगी। थक हार कर उसका एक साथी वापस टूटे हुए प्लेन के पास पहुंच गया, लेकिन नांदो और रॉबर्ट ने हार नहीं माना और अपने सफर को जारी रखा। करीब 8 दिनों तक लगातार चलने के बाद एक चमत्कार हुआ। उसे एक इंसान मिला। नांदो ने पूरी कहानी उस इंसान को बता दिया। इसके बाद वो आदमी प्रॉमिस किया और कहा कि तुम यहीं रुको, मैं मदद लेके आता हूँ। इसके बाद वो वापस चला गया। अगले ही दिन उसने देखा कि मिलिट्री की रेस्क्यू टीम उसके पास आ रही है। इन दोनों ने रेस्क्यू टीम को अपने साथियों का लोकेशन बताया और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब रेस्क्यू टीम ने बाकी बचे हुए लोगों को उस नर्क से बाहर निकाल लिया। इस तरह से इन दोनों खिलाड़ियों ने जिंदगी की जंग जीत लिया और साथ ही अपने साथियों को भी बचा लिया। नांदो और रॉबर्ट ये दोनों खिलाड़ी थे और खिलाड़ियों के अंदर अंत तक हार ना मानने की, आगे बढ़ने का जज्बा होता है। यही जज्बा नांदो और रॉबर्ट का काम आया और आखिरकार इन दोनों ने एंडीज पर्वत को भी हरा दिया। उस समय ये खबर अखबारों और न्यूज चैनल्स में फैल रही थी कि किस तरह से उन्होंने 72 दिनों तक खुद को जिंदा रखा। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।